जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप क्लास 10th सोशल साइंस का जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसका हिस्ट्री का लेसन 4 भारत में राष्ट्रवाद को आप इसमें अति लघु उत्तरीय तथा ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसे आप देखेंगे। आप बस शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। आपको सभी प्रश्नों का सही आंसर शीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। यदि आप इससे पहले के 3 लेसन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करके उन तीनों लेसन का फेयर कंप्लीट कर सकते हैं। आप उसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, यह आपका हिस्ट्री क्लास 10th भारत में राष्ट्रवाद लेसन 4 है यह। ठीक है दोस्त, इसका हम जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं सभी क्वेश्चनों को लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं। तो चलिए अब हम बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न में कहा जा रहा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। आपका ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन क गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी, चंद्रशेखर आज़ाद 1920 ईस्वी, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी और सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, लाला हरदयाल 1813 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो दोस्त आपको तो पता ही होगा, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसमें ऑप्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन क हो जाएगा, दो का ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, लखनऊ समझौता कब हुआ था। ठीक है दोस्त, इसके लिए ऑप्शन आपको दे देते हैं 1916 ऑप्शन क, 1918 ऑप्शन ख, 1920 ग और 1922 ऑप्शन घ। तो दोस्त ये भी बहुत ही आसान है। 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था लखनऊ में। चलिए 4 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है दोस्त, यहाँ पे ध्यान देंगे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे पारित है। ठीक है दोस्त, चलिए तो ये कब पारित हुआ था दोस्त, तो आपको तो पता ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, या ऑप्शन दे दें। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन क है सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन ख है अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद अधिवेशन। ऑप्शन ग है नवंबर 1920 ईस्वी फैजापुर अधिवेशन। ऑप्शन घ है दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर अधिवेशन। तो दोस्त आपका 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क। ठीक है, तो ये सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पारित हो गया था। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न में आपका कहा जा रहा है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो दोस्त ये तो बहुत ही आसान है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, तुर्की में 1920 ईस्वी। ये आप सभी जानते होंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। 6 नंबर में कहा जा रहा है दोस्त, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा के द्वारा शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 1920 भुंज में। ऑप्शन ख है 1930 अहमदाबाद। ऑप्शन ग है 1930 डांडी और ऑप्शन घ है 1930 एलवा। तो इसके लिए भी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं था, ये आंसर हो जाएगा डांडी जहाँ है लगा दीजिए 1930 ईस्वी। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्त, ये VVI में कर लेंगे। और इससे पहले जो था दोस्त यहाँ पे आपको बता दें, लखनऊ समझौता ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी VVI कर लेंगे, 1916 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव
पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो दोस्त इसका आंसर तो आप सबको पता ही होगा, तो आप बता दीजिए। ऑप्शन क है कराची अधिवेशन 1929, फिर लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन ख है 1931 कराची अधिवेशन, और ऑप्शन ग है 1933 कोलकाता अधिवेशन, और ऑप्शन घ है 1937 बेलगांव अधिवेशन। तो दोस्त आपका 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, लाहौर कहाँ पड़ता है आज, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो आपका ऑप्शन है क में 1923 गुरु गोलोलक के द्वारा, और ऑप्शन ख है 1925 के.वी. हेडगेवार के द्वारा, और ऑप्शन ग है चित्तरंजन दास 1926, उसके बाद में ऑप्शन घ है 1928 लालचंद। तो आपका 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख 1925 में के.वी. हेडगेवार के द्वारा किया गया था। ठीक है, के.वी. हेडगेवार के द्वारा किया गया था। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर में पूछा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो दोस्त इसके लिए तो ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको, हमसे पहले भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बारदौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। 10 नंबर में देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है 1916 क 1917 ख 1918 ग 1919 घ। तो दोस्त आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 1916 में हुआ था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं जो कि आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करे ये क्वेश्चन है। आपका पहला प्रश्न में कहा जा रहा है बाल गंगाधर तिलक और खाली स्थान ने होम रूलिंग की आंदोलन की स्थापना की थी या फिर इसकी शुरुआत किया था? ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? तो आपका 1 नंबर में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, तो यहाँ पे आप बाल गंगाधर तिलक तो है, तो यहाँ पे आप सिर्फ भरेंगे एनी बेसेंट। क्या भरेंगे दोस्त? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। अब चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे आते हैं। 2 नंबर में आपका पूछा गया है खाली स्थान भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे, यानी खिलाफत आंदोलन के नेता भारत में कौन थे? तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। यहाँ पे क्या भर देंगे आप? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका कहा जा रहा है खाली स्थान को आंदोलन स्थगित हो गया। तो यहाँ पे आपका एक ही प्रश्न में 3 खाली स्थान भरना है, तो आप इसे भर लेंगे। आप 3 नंबर प्रश्न का आंसर भर लेंगे 25 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था, यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है साइमन कमीशन के अध्यक्ष खाली स्थान थे, यानी साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको तो पता ही होगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन। कौन सा हो जाएगा? सर जॉन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका कहा जा रहा है खाली स्थान कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 5 नंबर में। इसमें भी 2 आंसर होगा, तो कौन कौन से आंसर होगा? 1800 यहाँ पे भरेंगे 1857, और यहाँ पे कौन सा राजस्व
भू राजस्व, ठीक है दोस्त, यहाँ पे भू राजस्व हो जाएगा। यानी कि आपका 1857 में भू राजस्व कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो आप 5 नंबर में ये भर लेंगे। 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर में कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। क्या हो जाएगा? WC बनर्जी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है खाली स्थान अप्रैल खाली स्थान को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन खाली स्थान में हुआ था। चलिए दोस्त 7 नंबर प्रश्न का आंसर भरिए। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था, ठीक है। आप 8 नंबर प्रश्न का आंसर भर लीजिए दोस्त। 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है उड़ीसा में खाली स्थान विद्रोह हुआ था, यानी उड़ीसा में 1914 में, यहाँ पे भरेंगे 1914 में। अब कौन सा आंदोलन? तो यहाँ पे आपका आंदोलन हो जाएगा खेड़ा आंदोलन। यानी कौन सा आंदोलन? खेड़ा आंदोलन, या फिर खेड़ा विद्रोह भी आप कह सकते हैं। खेड़ा विद्रोह हुआ था। चलिए दोस्त, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न में कहा गया है, और यह प्रश्न 20 शब्दों में उत्तर देना है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? दोस्त आंसर शीट लिख लीजिए। 1920 ईस्वी के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन के अपनी नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया। इसे ही हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं, ठीक है दोस्त। ये क्या हुआ था कि तुर्की में जो मुसलमान थे उनके खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए मुसलमानों ने अपने खलीफा के लिए यह आंदोलन किया था, ठीक है दोस्त। तो इसे ही खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। यह क्यों हुआ था और कहाँ हुआ था? तुर्की में हुआ था, और ये मुसलमानों के द्वारा 1920 में किया गया था, ठीक है दोस्त। आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है रौलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? आंसर भरिए। अंग्रेजों द्वारा 1919 ईस्वी में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद किया जा सकता है, यही रौलेट एक्ट है। और इसी एक्ट को काला कानून या फिर काला विधेयक कहा जाता है। इसमें न अपील, न दलित, न वकील था, यानी कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को भी इसमें जेल में बंद करके उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। इसमें कई पुलिस अधिकारी अंग्रेज के अपने बदला भी लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को उल्लंघन करना, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर भी कर लगा दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता या फिर गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया, यानी कि अंग्रेजी सरकार, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन ऐसा आंदोलन बन गया कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। और 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ उसी समझौता को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि इसे ही लॉर्ड इरविन पैक्ट या फिर गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की देन थी जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और इसे ही दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है या दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। बिहार में चंपारण में, यानी कि बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर
हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने सत्य और अहिंसा तरीके से जो आंदोलन चलाया उसे ही हम चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। ठीक है दोस्त, यह 3 कठिया प्रणाली पर आधारित थी, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेत आपको नील की खेती करनी होती थी और इस 3 कट्ठा खेत में कई वर्षों तक कोई भी फसल उपजते नहीं थे, यानी कि ये खेत बंजर हो जाते थे। यह चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब आपका 6 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? आंसर भरिए दोस्त। मार्च 1929 ईस्वी में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाए। इसे ही मेरठ षड्यंत्र कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त में लिखें। सन 1914 से 1920 तक खूंड विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांव के द्वारा चलाए जाने वाले हिंसक आंदोलन का नेता जतरा भगत थे, जिसने आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया था। यह जतरा भगत ने ही इसका विरोध किया था और सामाजिक और शैक्षिक सुधार पर इन्होंने बल दिया था। आपका 8 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक एक संगठन जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किया गया था तथा C.R. दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जा सके ताकि भारत की आज़ादी इस माध्यम से भी मिल सके। दोस्त अब मिलान करने वाले प्रश्न आ गए हैं, आप इसे इस प्रकार से मिला लेंगे। आपका आंसर इस प्रकार होगा, 1 का ख, 2 का क, 3 का ग, 4 का अंग, 5 का च और 6 का घ हो जाएगा। आप मिला लेंगे और याद भी कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दोस्त वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इसे इस प्रकार से आंसर मिलवा दिए हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमको याद करा दीजिए ऑनलाइन यानी यूट्यूब के माध्यम से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम क्वेश्चन को लाइव क्लास दे करके भी याद करा सकते हैं। चलिए आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दीर्घ उत्तरीय का, लघु उत्तरीय है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? चलिए दोस्त आंसर शीट भरिए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। ठीक है दोस्त, पहला कारण लिखिए खिलाफत का मुद्दा, दूसरा कारण लिखिए पंजाब में सरकार की बर्बरता कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और तीसरा कारण लिखिए स्वराज की प्राप्ति। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम थे। प्रथम मत अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य जैसे उपाधियों एवं अनैतिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इत्यादि शामिल थे। द्वितीय रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना ताकि सरकारी कॉलेज का बहिष्कार करके विद्यार्थी पढ़ाई जारी रखें। यानी कि अब क्या होगा इसमें कि इन सभी का बहिष्कार किया जाएगा और पंचों का फैसला माना जाएगा, राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना होगी और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाएगा और बच्चे अपने विद्यालय में पढ़ के अच्छे बनेंगे। स्वदेशों को अपनाया जाएगा, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाया जाएगा, तिलक राजकोष
हेतु 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना तथा 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण शामिल था। इसमें यही था दोस्त आपका असहयोग आंदोलन, जो कि जन आंदोलन बन गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे? इसके परिणाम क्या थे? कारण नहीं, परिणाम पूछा गया है दोस्त। कारण और परिणाम में अंतर होता है। कारण का मतलब होता है दोस्त कि कैसे हुआ, और परिणाम का मतलब होता है कि हुआ तो उसका परिणाम क्या निकला, क्या भयानक निकला, भयावह था, या फिर क्या निकला। इसका आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक आधार। इसका परिणाम निम्नलिखित है। पहला, आप 1 2 3 ऐसे करके लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 लिखिएगा। पहला में सामाजिक आधार का विस्तार, दूसरा समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण, तीसरा महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, चौथा ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन, और पांचवा अधिनियम, भारत शासन अधिनियम पारित करना, और पांचवा है ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत। ये आपका 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हुआ। आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुई थी। इस समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेट बिल का विरोध किया जा रहा था। साथ ही लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का भारतीय द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था। लॉर्ड रिपन के काल में पास हुए इल्बर्ट बिल का यूरोपियन द्वारा संगठित विद्रोह से प्राप्त विजय ने भारतीय राष्ट्रवादियों को संगठित होने का पर्याप्त कारण भी दे दिया। यही कारण है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मार्ग खुल गया। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में पदार्पण के साथ ही किसान आंदोलन को नई दिशा मिली। इन्हीं में एक प्रमुख है चंपारण आंदोलन। बिहार के चंपारण जिले में 3 उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यानी कि यहाँ पे जो था, बिहार के चंपारण जिले में नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ नीलहे गोरे द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी उस भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी, और अंग्रेज जो थे गोरे जबरन यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती कराते थे। और आपको पता होनी चाहिए कि नील की खेती करने से भूमि क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, जो सामान्य सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। जबकि किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी और भूमि बंजर भी हो जाती थी। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे, और यह राशि बहुत ही कम होती थी, जबकि ये लोग इंग्लैंड ले जाके बहुत ही महंगे दर पर बेचते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इस सब अत्याचारों से त्रस्त एक किसान राजकुमार शुक्ल ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और महात्मा गांधी को चंपारण आने पर विवश किया। इसके बाद गांधी जी ने किसानों को संगठित कर आंदोलन चलाया। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आपका 5 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की चर्चा करें, विवेचना करें। असहयोग आंदोलन की एकाएक वापसी से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1922 में हुआ। कांग्रेस के
कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं का विचार था कि रचनात्मक कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेस देश के विभिन्न निर्वाचन में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं, सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करे। इसी प्रश्न पर एक प्रस्ताव लाया गया, परंतु पारित नहीं हो पाया। तब चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस पद त्याग दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली और इसका प्रथम अधिवेशन 1930 में इलाहाबाद में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत करना। आशा है दोस्त कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आप ठीक समझ पाए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में तकलीफ़ हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको फिर से दोबारा वीडियो में समझाएं। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम प्रवेश कर गए हैं। वैसे आपको जो भी आंसर शीट दिया गया है आप उसे 2-3 बार पढ़ेंगे, फिर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। चलिए दोस्त, प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के क्रम में लड़ा गया। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था और उसे प्रथम विश्व युद्ध के स्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना है। सन 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके। विश्व युद्ध के समय, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, विश्व युद्ध के समय भारत में होने वाले तमाम घटनाएं युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की ही देन थी। इसने भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की जिससे भारतीय ज़्यादा परिपक्व हुए। युद्ध आरंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध गंगा में हर संभव सहयोग दिया, क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन में भरोसा था। यानी अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया, ठीक उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में भी झोंका और बोला क्या कि यह युद्ध समाप्त हो जाएगी तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। इसी बीच महात्मा गांधी को सर्जेंट वाला बाबा यानी भर्ती करने वाला बाबा के नाम से भी जाना गया। महात्मा गांधी का वैल्यू इतना ज़्यादा था कि महात्मा गांधी के कहने पर लोगों ने अपने बच्चों को विश्व युद्ध में भर्ती करने के लिए भेज दिए, ताकि लोगों को लगता था कि कोई बात नहीं है, एक मेरा बच्चा चला जाए तो क्या हुआ, हमारा देश बच जाएगा। चलिए ठीक है, उन्हें सरकार के राजस्व संबंधी आश्वासन में भरोसा था। तत्कालिक राष्ट्रवादी नेताओं जिससे तिलक भी शामिल थे सरकार पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाने लगे। इस तरह 1915 से 17 ईस्वी के बीच एनी बेसेंट और बीजी तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में भी होम रूलिंग आंदोलन प्रारंभ किया। युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेशी धरती दोनों तरह पर विकास हुआ और यही कारण है कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। आंसर शीट लिखिए दोस्त। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में
पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्यायों का प्रतिकार और स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके निम्नलिखित कारण थे। आप इसे पॉइंट बनाकर लिख लेंगे 1 2 3। पहला, खिलाफत का मुद्दा। दूसरा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। और अंततः तीसरा, स्वराज की प्राप्ति करना। इस आंदोलन के परिणाम निम्नलिखित हैं। पॉइंट बना के यहाँ भी आप लिखेंगे। जनता का अपार सहयोग मिला। दूसरा, देश की शिक्षण संस्थाएं लगभग बंद सी हो गई क्योंकि छात्र ने इसका त्याग कर दिया था। तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा के एक नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस सिलसिले में काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया जैसे संस्थाओं की स्थापना हुई। कितने लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, विदेशी वस्त्रों को होली जलाने लगी। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक होकर भाग लिया। अब हम 3 नंबर प्रश्न में प्रवेश कर गए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। चलिए दोस्त, आंसर भरिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में छेड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा जन आंदोलन था। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, सामयन कमीशन का विरोध। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था, परंतु भारत में इसके विरुद्ध त्वरित एवं तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दूसरा कारण, सांप्रदायिकता की भावना को उभरने से बचाने के लिए। तीसरा कारण, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पूरे देश में सरकार के खिलाफ वातावरण बन गया। तीसरा, वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु एक आंदोलन के एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। पूर्ण स्वराज की मांग के लिए 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जग गई जो आंदोलन के लिए तैयार बैठी थी। नेक्स्ट कारण, गांधी इरविन से मिलने से इनकार करने के बाद होकर गांधी जी ने दांडी मार्च द्वारा अपना आंदोलन शुरू किया। इन कारणों को आप याद कर लेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मजदूर आंदोलन के विकास पर वर्णन करें। लिखिए दोस्त, 19वीं शताब्दी के आरंभ होते ही मजदूर वर्ग के विकास के साथ राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों में एक नई प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ। अब उन्होंने मजदूर वर्ग के हितों की शक्तिशाली पूंजीपतियों से रक्षा के लिए कानून बनाने की बात करनी शुरू कर दी थी। 1903 ईस्वी में सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूर यूनियन के गठन की वकालत की। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ भी मजदूर आंदोलन पर पड़ा। यद्यपि इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था, परंतु इसके संदेश पूरे भारत में फैल रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके आप इसे लिख सकते हैं। अहमदाबाद गुजरात की एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हो रहा था। 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में प्लेग फैला। अधिकांशतः मजदूर भागने लगे। मिल मालिकों ने उन्हें रोकने के लिए बाध्यकरण मजदूरी का 50% बोनस देने की बात कही, परंतु बाद में उन्होंने बोनस देने से मना कर दिया। इसका श्रमिक ने विरोध किया।
गांधी जी को जब अहमदाबाद के श्रमिकों की हड़ताल का पता चला तो उन्होंने अम्बाला साराभाई नामक एक परिचित मिल मालिक से बातचीत की और इस समस्या में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया, परंतु बाद में मिल मालिक ने बात करने से मना कर दिया और मिल में तालाबंदी की घोषणा कर दी। बाद में गांधी जी ने 50% की जगह 35% मजदूरी बढ़ोतरी की बात कहकर समझौते होने तक भूख हड़ताल पर रहने की बात कही। अतः मिल मालिकों ने गांधी जी के प्रस्ताव को मानकर मजदूरों के पक्ष में 35% वृद्धि का निर्णय लिया और मजदूर आंदोलन सफल हुआ। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं जैसे सोवियत संघ की स्थापना, कम्युनिस्ट की स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ यानी श्रम संघ संगठन की स्थापना जैसी घटना से भी भारतीय श्रमिक वर्ग में एक नई चेतना का प्रसार हुआ। इसके फलस्वरूप 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को एटक की स्थापना की गई। नेक्स्ट पैराग्राफ करके चेंज करके आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त। 1920 के पश्चात साम्यवादी आंदोलन के उत्थान के फलस्वरूप मजदूर संघ आंदोलन में कुछ क्रांतिकारी और सैनिक भावना आ गई। 1928 में गिनती कामगार यूनियन के नेतृत्व में बम्बई टेक्सटाइल मिल में 6 माह लंबी हड़ताल का आयोजन किया गया। उग्रवादी प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में मजदूर संघ आंदोलन की बढ़ती क्रियाशीलता के कारण सरकार चिंतित हो गई तथा इन आंदोलन पर रोक लगाने के लिए वैधानिक कानून का सहारा लेने का प्रयास किया। इस संबंध में सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 तथा नागरिक सुरक्षा अध्यादेश 1929 बनाए और इस प्रकार महात्मा गांधी ने मजदूर आंदोलन को उसके न्याय दिलाया। 5 नंबर प्रश्न में आपका पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। दोस्तों वैसे तो इसका आंसर लंबा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप इसका छोटा ही आंसर लिखेंगे। हम जितना बता रहे उतना लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना कर सूर्य को दीपक दिखाने जैसा कार्य होगा। गांधी जी के बिना राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा ही बेमानी है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण जो 1919 से 1947 के लिए पृष्ठभूमि के निर्माण का कार्य किया। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। चंपारण एवं खेरा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में उन्होंने कांग्रेस होम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ भी घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों एवं रेलेक्ट एक्ट के विरोध में उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत भी की। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके और लिखेंगे आप। नवंबर 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने। इसे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा। सितंबर 1920 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, जो प्रथम जन आंदोलन बन गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में छेड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफ़ी विस्तृत था। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा से की।
उन्होंने 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पदयात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे। 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किए और इस प्रकार महात्मा गांधी के प्रयासों से अंततः भारत को आज़ादी मिल ही गई। सिर्फ महात्मा गांधी के प्रयास से ही नहीं मिले दोस्त, आपको पता ही होगा पूरे भारतवर्ष के जनता का समर्थन था महात्मा गांधी को, इसलिए महात्मा गांधी एक नायक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आज का आपका लास्ट और 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। आंसर शीट भरिए दोस्त। वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। ये भी ऑप्शन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ये फ्रांसीसी यानी फ्रांस की क्रांति में हुआ था, फ्रांस में। परंतु कालांतर में समाजवाद या साम्यवाद के उत्थान के बाद यह शब्द उन्हीं का पर्यायवाची बन गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में ही भारत में साम्यवादी विचारधाराएं फैलनी शुरू हो गई थी और बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी भावनाएं बननी शुरू हो गई। उस समय इन विचारों से जुड़े लोगों में मुजफ्फर अहमद, S.A. डोंगे, मौलवी बरकतुल्ला, गुलाम हुसैन आदि के नाम प्रमुख थे। इन लोगों ने अपने मित्रों के माध्यम से यानी उनके मदद से साम्यवादी विचारों का पोषण शुरू कर दिया था, परंतु रूसी क्रांति के सफलता के बाद साम्यवादी विचारों का तेजी से भारत में फैलाव शुरू हुआ। उसी समय 1920 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, लेकिन अभी भी भारत में लोग छिपकर काम कर रहे थे। दोस्तों ये वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, वैसे हम पढ़ ही दे रहे हैं। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिका के माध्यम से उन्हें अपने विचारों को फैलाने का अच्छा मौका मिला। साथ ही वे लोग आतंकवादी राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ने लगे थे। इसलिए असहयोग आंदोलन समाप्ति के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन शुरू किया और पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस के तहत 8 लोगों पर मुकदमा चलाए गए। तब साम्यवादियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रवादी साम्यवादी शहीद कहे जाने लगे। इसी समय इन्हें कांग्रेसियों का समर्थन मिला, क्योंकि सरकार द्वारा लाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेसियों पारित नहीं होने दिए थे। यह कानून कम्युनिस्टों के विरोध में था। इस तरह सब साम्यवादी आंदोलन प्रतिष्ठित होता जा रहा था। दिसंबर 1925 ईस्वी में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर डाली। अब इंग्लैंड में साम्यवादी दल ने भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दिलचस्पी लेने शुरू कर दिया। धीरे धीरे वामपंथी का प्रसार मजदूर संघों पर बढ़ रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साम्यवादियों ने अपनी चाल चलनी शुरू की। उन्हें कांग्रेस का विरोध शुरू किया, क्योंकि कांग्रेस उद्योगपतियों और जमींदारों का समर्थन कर रही थी जो मजदूर का शोषण कर रहे थे। धीरे धीरे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध टूट गया। उसी के परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। दोस्त हमने सारे प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया है। दोस्त हमारी इस मेहनत से यदि आपको लगे कि हमें हेल्पफुल साबित हुआ है या भी हेल्पफुल लगा है, तो दोस्त एक लाइक तो बनता है। एक लाइक करके ही वापस जाइएगा, ठीक है।
हमने भरसक पूरा प्रयास किया है कि सारे प्रश्नों को जितना जल्द हो सके उतना जल्द आंसर करा दें, पर क्या करें दोस्त, क्वेश्चन इतने सारे ज़्यादा थे कि हमें कुछ समय लेना पड़ा। इसके लिए खेद है। आप इस क्वेश्चनों को बार बार पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।